नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सूरजकुंड शिल्प मेले का 2 साल बाद रंगारंग आगाज। यहां से बुक करें एंट्री और पार्किंग की टिकट। अपने पसंदीदा मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे आगंतुकों के लिए 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अंततः हरियाणा के अनूठे सूरजकुंड मेले का आज से आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो गया है। इस बार मेले की सबसे अच्छी बात यह है कि आगंतुक मेले की प्रवेश और पार्किंग टिकट पेटीएम, इनसाइडर और हरियाणा पर्यटन की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इससे अब उन्हें लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और वे मेला परिसर में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। SYL के मुद्दे पर फिर टकरार, CM मनोहर लाल ने मांगा हक। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के निर्माण पर राजनीति तेज हो गई है। हरियाणा राजभवन में होली खेलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से SYL का पानी मांगकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विवाद को हवा दे दी है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उन्हें हरियाणा के हिस्से का पानी चाहिए जो दिल्ली भी जाता है। मनोहर लाल के इस बयान के बाद पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भगवंत मान से जवाब मांगा है। बादल ने कहा है कि SYL पर भगवंत मान की चुप्पी चिंताजनक है। SYL नहर पर हरियाणा और पंजाब के बीच 4 दशक से राजनीति हो रही है। भाजपा सरकार के राज में हरियाणा को यह सफलता जरूर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में जल्द सुनवाई करते हुए हरियाणा के हक में फैसला सुनाया है। अब पंजाब को SYL नहर का निर्माण करना है ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके। इस अवसर पर मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब की नई सरकार की अब दोहरी जवाबदेही है क्योंकि हमने पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को पानी देना है। ऐसे में SYL के लिए पानी के लिए भगवंत मान की जवाबदेही ज्यादा है क्योंकि अब दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। PM कुसुम योजना का उठाए किसान लाभ। सरकार की ओर से PM कुसुम योजना के तहत किसानों को सुविधाजनक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा पंप पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान केवल 25% राशि पर भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की सोच है कि किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करके उत्पाद को बढ़ाया जाए ताकि किसान को फायदा मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने पर 75% सब्सिडी दी जाती है। PM कुसुम योजना किसानों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो रही है और सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। किसानों को सोलर पंप की कीमत का सिर्फ 25% ही भुगतान करना होगा। वहीं सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का प्रदेश भर में 50,000 पंप सेट लगाने का लक्ष्य है। अब भारत की वीर गाथा पढ़ेंगे विद्यार्थी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक बदला इतिहास का सिलेबस। अब हरियाणा के कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसका नया सिलेबस तैयार कर लिया है। साल 2022-23 में अब विद्यार्थी भारत देश के गौरवशाली इतिहास को पढ़ेंगे। इससे पहले का इतिहास अब बदल दिया जाएगा। विद्यार्थियों को दिक्कत न हो इसके लिए सरल तरीके से इसे बनाया गया है। हरियाणा के विद्यार्थी अब कक्षा 6 से 10 तक का नया इतिहास पढ़ेंगे। इसके लिए बोर्ड ने सारी तैयारियां कर ली है। बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा के विद्यार्थी गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे। पहले के इतिहास में ऐसे पाठ नहीं थे, लेकिन अब हरियाणा के विद्यार्थी ऐसा इतिहास पढ़ेंगे जो उन्हें गौरवान्वित करवाएगा। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकों में न केवल भगत सिंह व सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बल्कि मध्यकाल के बारे से व आजादी के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जानने का भी मौका मिलेगा। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि सरकारी स्कूलों को ये पुस्तकें निःशुल्क यानी फ्री मिलेंगी, वहीं प्राइवेट स्कूलों को बोर्ड के काउंटर से ही ये किताब मिल सकेंगी। एक तरफ आधे से ज्यादा देश समय से पहले मार्च महीने में ही तापमान में बढ़ोतरी और समय से पहले गर्मी और हीट वेव के चलने के कारण बेहाल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक भीषण चक्रवाती तूफान की देश में फिर से आठ सुनाई देने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर शनिवार को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चलते उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने की उम्मीद है और 19 मार्च की शाम तक अच्छी तरह से चिन्हित हो सकता है। इसके बाद यह अंडमान तट के साथ साथ उत्तर दिशा में आगे बढ़ सकता है। वहीं 20 मार्च की सुबह एक डीप डिप्रेशन में सशक्त हो सकता है। वहीं 21 मार्च तक एक समुद्री तूफान बनने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ सकता है। इस चक्रवात को आसानी नाम दिया गया है। इसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वहीं कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। अंडमान और निकोबार तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ
सकती है और हवा की गति 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 19 से 20 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में हल्की से लेकर मध्यम बारिश तो वहीं हिमपात हो सकता है। इराक और पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी गर्म हवाओं की वजह से राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बन सकती है, जिसका असर हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली पर भी पड़ सकता है। तो वहीं तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा के जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी में 40 डिग्री सेल्सियस तक या इससे ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो वहीं भीषण गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज करेगी। दिग्विजय चौटाला का तंज, हुड्डा राहुल को कहने गए थे कि हरियाणा मत आना। पिछले दिनों हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने मजाकिया लहजे में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा शायद राहुल गांधी को यह कहकर आए होंगे कि आप हरियाणा में मत आना। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी भी व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी जाएगी और जिनकी पेंशन कटी है वह इसलिए कटी क्योंकि हुड्डा सरकार द्वारा बनाई गई 10 साल वाली पॉलिसी अब जाकर लागू हुई। लेकिन जिनकी पेंशन कट गई है उनको आश्वस्त करते हैं कि अब तक का उनको पूरा भुगतान दिया जाएगा, वहीं उनकी दोबारा से पेंशन बनेगी। निजी स्कूलों में नहीं चलेगी मनमर्जी, निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से होगी पढ़ाई। हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि निजी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की ही किताबों से पढ़ाई करवाई जाए। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के मॉडल सरकारी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की ही किताबें लगाई जाएंगी। दरअसल देखने में आता है कि प्राइवेट स्कूल निजी प्रकाशकों की किताबों के साथ पढ़ाई करवाते हैं, जिससे बच्चों के साथ साथ अभिभावकों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर सरकार अपना यह फैसला सख्ती से लागू करवाती है तो सभी अभिभावकों को राहत मिलना तय है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह फैसला कागजों से निकलकर जमीनी स्तर पर लागू हो पाता है या फिर नहीं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए अम्बाला के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हरियाणा सरकार की स्पष्ट हिदायत है कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करवाई जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूलों को यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगर किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत आती है तो जाँच कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में धरने की तैयारी में लगे किसान एसकेएम के आह्वान पर 21 मार्च को लघु सचिवालय में देंगे धरना। 25 को सुबह मोहाली जाएंगे। हरियाणा के सिरसा के किसान भी 21 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लघु सचिवालय में धरने पर बैठेंगे। इसको लेकर किसान संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को भारतीय किसान एकता प्रधान सरदार लखविंदर सिंह ओलख ने किसानों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। ओलख ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के आह्वान पर किसान 21 मार्च को देश भर में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने अपने जिले के लघु सचिवालयों और सब डिवीजन कार्यालयों के समक्ष विरोध प्रदर्शन करके डीसी के माध्यम से तथा 25 मार्च को हरियाणा पंजाब के किसानों द्वारा मोहाली में हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उन्होंने जिले के किसानों से आह्वान किया कि 21 मार्च को सुबह 11 बजे लघु सचिवालय के समक्ष इकट्ठा हों। रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत, लंबी दूरी के लिए 38 ट्रेनों में करें सफर, मिलेगी जनरल टिकट पर यात्रा। रेलवे में सामान्य यानी जनरल डिब्बों में अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे 29 जून 2022 से लंबी दूरी की 38 ट्रेनों में सामान्य श्रेणी में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की सुविधा दे रही है। इनमें कोयना और दरभंगा एक्सप्रेस सहित सेंट्रल रेलवे की कुल 24 ट्रेनें शामिल है। 29 जून से इन ट्रेनों में जनरल यानी चालू टिकट खरीद कर यात्रा की जा सकती है। जनरल टिकट यानी अनारक्षित टिकट पर यात्रा की सुविधा तो रेलवे में हमेशा से ही रही है, लेकिन कोरोना काल में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इसे बंद कर दिया गया था। यात्रियों की तरफ से लगातार इसे शुरू करने की लगातार मांग उठ रही थी। इसकी वजह यह है कि आरक्षित टिकट महंगी पड़ती है। अब अनारक्षित टिकट यानी चालू टिकट से ग्राहकों को राहत मिलेगी। कोरोना की चौथी लहर का अलर्ट, आईआईटी कानपुर की स्टडी, जून में आ सकती है नई लहर। चीन में लॉकडाउन तो वहीं इजराइल में नए वेरिएंट से बड़ी चिंता। कोरोना की तीसरी लहर पहली दोनों लहरों से कम घातक थी, लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। चीन के मौजूदा हालात और इजराइल में मिले नए वेरिएंट ने सरकार की चिंता फिर बढ़ा दी है। वहीं आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने भी भारत में कोरोना की चौथी लहर आने के संकेत दे दिए हैं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि कोरोना की चौथी लहर जून में आ सकती है। यह लहर करीब 3 से 4 महीने तक रहेगी। यह कितनी घातक होगी इसके बारे में अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। भले ही हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को सही नहीं मान रहे हैं, लेकिन चीन के 11 शहरों के हालात और इजराइल में मिला नया वेरिएंट चिंता जरूर बढ़ा सकता है।
सीबीएसई 12वीं टर्म फेस्ट का रिजल्ट जारी, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सीबीएसई 12वीं क्लास टर्म 1 का रिजल्ट 2022 जारी कर दिया गया है। सीबीएसई कक्षा 12वीं टर्म 1 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in वहीं cbse-results.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट डिजी लॉकर ऐप और digilocker.gov.in वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दिसंबर में हुई कक्षा 12वीं टर्म 1 परीक्षा में 36 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कोई भी छात्र टर्म 1 में प्राप्त अंकों के अनुसार फेल या पास नहीं हुआ है। अंतिम परिणाम टर्म 2 परीक्षा के बाद घोषित किए जाएंगे। अमित शाह का बड़ा बयान, गृह मंत्री बोले हो सकता है जम्मू कश्मीर में कुछ वर्षों में सीआरपीएफ की जरूरत ना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ वर्षों में सीआरपीएफ की जरूरत ना पड़े। अमित शाह यह मौलाना आजाद स्टेडियम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। बीते 2 दशकों में सीआरपीएफ ने कश्मीर में जो लड़ाई लड़ी वो आसान नहीं थी। अच्छी बात यह है कि अब कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने को है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है हम जल्द ही शांति बहाल करने में सक्षम होंगे। इसमें सीआरपीएफ जवानों की भूमिका अहम होगी। चाहे मध्य भारत का नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हो या फिर पूर्वोत्तर में उग्रवादी ताकतें, सीआरपीएफ ने ऐसे समूहों को खत्म करने और तीनों क्षेत्रों में शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह के नेतृत्व की भी सराहना की। यहाँ अमित शाह ने यह भी कहा कि हम सीआरपीएफ के आधुनिक हथियारों से लैस करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। पंजाब की आप सरकार का बड़ा फैसला, सीएम मान ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही वादा निभाया, 25,000 सरकारी नौकरियों को दी मंजूरी। पंजाब में भगवंत मान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इसमें पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मान सरकार ने पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दे दी है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि चुनाव में हमने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हरे रंग का पेन बेरोजगारी दूर करने के लिए चलेगा। युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। पहली मीटिंग में ही हमने अपना वादा पूरा कर दिया है और साथ ही 25,000 सरकारी नौकरियों का एजेंडा कैबिनेट में पास हो गया है, जिसमें 10,000 भर्ती पंजाब पुलिस के अलग अलग पदों पर होनी है, तो वहीं 15,000 दूसरे विभाग, बोर्ड और निगमों में होनी है। सभी नौकरियां डिग्री के हिसाब से मिलेंगी। इसमें कोई सिफारिश और रिश्वत नहीं चलेगी। 1 महीने में इसका एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। खस्ता हाल इकोनॉमी, श्रीलंका में कागज स्याही खत्म, खरीदारी के लिए सरकार के पास फंड्स नहीं, लाखों स्टूडेंट के एग्जाम रद्द। श्रीलंका में लाखों स्टूडेंट का भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ के एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, लिहाजा क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं कराए जा सकते। कागज और स्याही इम्पोर्ट करने के लिए हजारों डॉलर चाहिए और सरकार का खजाना बिल्कुल खाली होने के कगार पर है। यही वजह है कि एग्जाम ही रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने परीक्षाएं अगले आदेश तक टाली है, लेकिन फॉरेन करेंसी जल्द मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लिहाजा एग्जाम कंडक्ट कराना भी मुश्किल है। बता दें कि 1949 में श्रीलंका आजाद हुआ था और उसके बाद यह पहला मौका है कि देश में कोई परीक्षाएं रद्द की गई हैं। श्रीलंका सरकार ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगा है। इसी हफ्ते श्रीलंका के वित्त मंत्री भारत दौरे पर भी आए थे और भारत ने उन्हें 1 अरब डॉलर की मदद का भरोसा दिलाया था। प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे का कहना है कि देश पर कर्ज बेहद ज्यादा हो चुका है और अगर आईएमएफ ने मदद नहीं की तो आने वाले दिनों में फूड आइटम्स और दवाओं का इम्पोर्ट भी मुश्किल हो जाएगा। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका की इकोनॉमी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण खजाना लगातार खाली हो रहा है। बता दें कि श्रीलंका को अगले 12 महीनों के दौरान 7.3 अरब डॉलर यानी करीब भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो 54,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इसका घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को 5 अरब डॉलर करीब 37,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। मोदी से मुलाकात के बाद जापानी पीएम का बड़ा ऐलान, भारत में अगले 5 साल में 3.2 लाख करोड़ निवेश करेगा जापान। यूक्रेन मसले के शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। किशिदा ने बताया कि जापान अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किशिदा शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। जापानी पीएम ने पहले दिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर बात हुई। इसके बाद दोनों ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि जापान के पीएम हमारे पुराने मित्र हैं। जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद फूमियो किशिदा का यह पहला भारत दौरा है और पहली बार पीएम मोदी से मिले। बता दें कि शाम 5 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।